आदाब। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बहुत सारे बदलाव 5 अगस्त 2019 के बाद हमें देखने को मिले। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हो, रिक्रूटमेंट के बाद के तमाम मामले हो, हर मामले में वो अप्रोच जो मुल्क भर में है वही अप्रोच जम्मू कश्मीर में हो, उस पर फोकस है। कोशिश ये है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरह जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जितने भी इम्तिहानात करे वो इम्तिहानात कन्फ्यूजन, वो इम्तिहानात किसी भी किस्म की कंट्रोवर्सी का शिकार ना हो, लिस्टें कोर्टों में स्टे ना हो और मामले लंबे न खींचें। ये तमाम कोशिशें हुकूमत कोशिशें करने का दावा कर रही है। किस हद तक ये तमाम कोशिशें कामयाब होंगी, क्या कुछ हुकूमत ने सोचा है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन खालिद जहांगीर। खालिद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी थैंक यू, आपने मुझे बुलाया है अपने प्रोग्राम में। खालिद साहब, सबसे पहले आपसे कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का आपका इम्तिहान होने जा रहा है और बहुत बड़ी तादाद बच्चों ने उसमें जो है फॉर्म भरे हैं। पहले तो ये कि इस इम्तिहान के लिए क्या कुछ नई चीज़ें हैं जो आप इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, वो थोड़ा सा चाहूँगा कि आप ज़रा बताएं। देखिए, आपके सवाल का पूरा सीधा जवाब देने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जो है ये नॉन गेस्टेड रिक्रूटमेंट करता है और रिसेंटली जो है, जो आपने अभी इशारतन कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस और जो लीगल फ्रेमवर्क में चेंजेस आई, तो ये थोड़ा सा बीच में एक तातुल बना था, एक गैप बना था कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में थोड़ा सा एक स्लो डाउन आ गया था। तो अब हमने जो है वो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया, एक्सेलरेटेड रिक्रूटमेंट प्रोग्राम जो है वो उन्होंने कहा कि एक ड्राइव करना है जिसमें कि गवर्नमेंट की मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज़ को जो है वो फिल किया जाए। तो अभी हमारे पास जो है वो उस फ्लैगशिप इनिशिएटिव के तहत क्लास 4 की 8,500 के करीब वैकेंसीज़ 8,575 असामियों को जो है वो रेफ़र किया गया है। इसी तरह से हमारे को अकाउंट्स असिस्टेंट पंचायत के जो है उनकी 1900 असामियाँ जो है दी गई है, 1900 वैकेंसीज़ दी गई हैं। और इसके अलावा जो है वो कुछ वैकेंसीज़ रिसेंटली हमें जो है इंडेंट्स आए हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, वो भी लगभग 4,500 के करीब वैकेंसीज़ आ चुकी हैं। तो कुल मिला के 14-15 हज़ार वैकेंसीज़ जो है अब तक बोर्ड को रेफ़र हुई है। ठीक, तो ये जो पहली 2 इंडेंट्स हमें मिली थी, क्लास पंचायत अकाउंट असिस्टेंट और पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट की, ये हमें मिली जून के महीने में। ठीक, और हमने जुलाई में जो है वो एडवर्टीज़मेंट निकाला और लगभग एडवर्टीज़मेंट इस बार हमने, चूँकि इंटरनेट में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी थी, तो हमने एप्लीकेशन फाइल करने का जो टाइम था वो 2 महीने लगभग रखा। तो ये प्रोसेस सितंबर के पहले हफ्ते तक चलता रहा, एप्लीकेशन फाइलिंग का प्रोसेस। ठीक, और आज देखिए कि अभी अक्टूबर ही है, तो हमने पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का जो है वो एग्ज़ाम नोटिफाई शेड्यूल कर दिया है, 10 नवंबर को होने जा रहा है। और क्लास 4 भी हमारी कोशिश है कि हम उसको भी जल्दी करें। तो इस तरह से आप देखिए कि बोर्ड जो है वो कोशिश कर रहा है, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, कि हम जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा तेज़ी लाएं, उसको स्पीड अप करें। और जैसे आपने कहा स्पीड अप करने की बात की, आपने कहा 1900 असामियाँ पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की आपने भरनी है। एक आपसे ये जानना चाहूँगा कि कितने स्टूडेंट हैं जो इस इम्तिहान में शिरकत करने वाले हैं, जो 10 नवंबर को आपने तय किया है कि होगा? देखिए, ये जो अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, इसमें 1,90,000 से ज़्यादा बच्चे अपेयर हो रहे हैं। 1,90,000, और ये सिंगल एग्जामिनेशन होगा और ये जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का इस स्केल का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है। और चूंकि ये डिस्ट्रिक्ट कार्डर पोस्ट है, तो हमने कोशिश की है कि ज़िलों में ही सेंटर्स बनाए जाए। ठीक, और उसमें भी ऐसा हुआ है कि कई ज़िलों में सीटिंग कैपेसिटी जो है वो अवेलेबल थी, जितने उस ज़िले के कैंडिडेट्स हैं। कई ज़िलों में मिसमैच था, कहीं कम जो है वो सीटिंग कैपेसिटी मिली हमें, खासकर जो दूर दराज के ज़िले हैं। तो इस तरह से हमें फिर कुछ रीएडजस्टमेंट्स करनी पड़ी, लेकिन हमने जो है वो सेंटर का अलॉटमेंट जो है वो कंप्यूटराइज्ड तरीके से कराया। नो ह्यूमन इंटरवेंशन वाज इन्वॉल्व्ड। उसमें ऐसा हुआ कि कई जगहों पे जो है, जैसे कुछ एलओसी के नज़दीक के एरियाज़ हैं, वहाँ भी सेंटर्स कुछ बच्चों को जो है मिले, जैसे कुपवाड़ा है, बारामूला है। तो अब चूंकि एलओसी के अपने कंसर्न्स होते हैं, वहाँ पे
एक तो आना जाना मुश्किल है, और फिर कभी कभार जो है वो क्रॉस बॉर्डर क्रॉस LOC जो फायरिंग वगैरह भी होती है, तो उससे भी एग्ज़ाम में जो है रखनांदाजी या डिसरप्शन का हमें पॉसिबिलिटी रहती है। सो वी आर रिलोकेटिंग दो सेंटर्स, और उनको जो है कोशिश कर रहे हैं कि श्रीनगर में, जैसे कश्मीर वैली की बात करूं तो श्रीनगर में हमें कैपेसिटी अवेलेबल है, तो हम उनको रिलोकेट श्रीनगर कर रहे हैं। कुछ को जो है विद इन द डिस्ट्रिक्ट ही कर रहे हैं जहां जहां हमें पॉसिबल है। और इसी तरह जम्मू प्रोविंस के जो दूर दराज के ज़िले थे उनमें भी जहां सीटिंग कैपेसिटी की कमी, जैसे डोडा ज़िला है, किश्तवाड़ है, तो काफ़ी बच्चों को हमने जो है वो जम्मू, या इसी तरह रामबन के बच्चों को उधमपुर लाया है, क्योंकि रामबन में भी सीटिंग कैपेसिटी की बहुत कमी थी। तो हमने कोशिश की है कि पहले तो हमारी कोशिश थी कि ज़िले के अंदर ही बच्चे का एग्ज़ाम हो, लेकिन जहां मुनासिब मुमकिन नहीं हुआ वहां पे हमने फिर जहां हमारे पास कैपेसिटी अवेलेबल थी, प्रेफरेबली श्रीनगर एंड जम्मू, वहां पे हमने बच्चों को शिफ्ट किया है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये अपनी नौयत का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन जो है हम करने जा रहे हैं, और इसमें 740-45 के करीब जो है सेंटर्स एस्टैब्लिश होंगे। जिसमें 745 सेंटर्स में सांबा, कठुआ, राजौरी, पुंछ से भी लोगों की शिकायत थी कि वो उनके जो सेंटर्स है, वो उनके सेंटर्स को लेकर भी उनकी शिकायत थी कि कहीं बॉर्डर के पास है, कहीं LOC के पास है। वो कोई शिकायत आपको वो हम सारा मतलब वी आर टेकिंग अ हॉलिस्टिक व्यू। जहाँ जहाँ भी हमें लगता है कि ये कहीं क्रॉस LOC फायरिंग या क्रॉस IB फायरिंग की जद में आ सकता है, तो उनको हम जो है वो कन्वीनियंट लोकेशंस पे रिलोकेट कर देंगे। वो हम कर रहे हैं, एक्सरसाइज इज गोइंग ऑन। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें हमने जो आपने मेजर्स की बात की थी कि कैसे हम इसको ट्रांसपेरेंट करेंगे, उस पर मैं थोड़ा सा वजाहत करना चाहूँगा कि हमारा जो एग्ज़ाम होगा ये OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा, और OMR शीट्स जो है हमने इस बार ट्रिप्लिकेट कर दी है। अभी तक क्या होता था कि डुप्लीकेट होता था। एक जो है वो एग्ज़ाम का रिकॉर्ड हमारे पास रहता था, और एक जो है वो हमारे एग्जामिनेशन की सेक्शन जो है उनके पास रहता था। तो जब भी कभी वैसा मांगा जाता था बोर्ड की कोर्ट की तरफ से, या कैंडिडेट खुद अप्लाई करते थे कि मेरी OMR शीट मुझे दिखाई जाए, मैंने क्या उसमें परफॉर्म किया, लेट मी सी, तो वो हम उसको कॉपी जो है वो प्रोवाइड करते थे। लेकिन अब हमने ये तय किया कि बच्चे जो है एक कॉपी वहीं एग्ज़ाम के बाद ही ले सकता है। अच्छा, उसी ताकि उसको पता रहे कि मैंने जो है वो किस क्वेश्चन का क्या जवाब दिया है। क्योंकि हमने ये सोचा है कि जिस दिन हमारा एग्ज़ाम होगा उसके 24 घंटे के अंदर हम आंसर की जो है वो अपनी वेबसाइट पे चढ़ा देंगे, ठीक, ताकि बच्चे को पता लगे कि उसने जो एग्ज़ाम में परफॉर्म किया है वो क्या किया है। वो उसी दिन से उसको पता होगा कि मेरी परफॉर्मेंस जो है क्या है, कितने मार्क्स मुझे आ सकते हैं। दूसरा जो है, देखिए, चूंकि ये बहुत बड़े पैमाने पे एग्ज़ाम हो रहा है, तो इसमें जाहिर है कि ज़िला इंतज़ामिया और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की इन्वॉल्वमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अदरवाइज़ भी हमेशा से ही जो है वो बोर्ड के हमारे जो SSB के एग्ज़ामिनेशंस हैं उसमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और ज़िला इंतज़ामिया का जो है बहुत भरपूर जो हमारे साथ कोऑपरेशन रहता है, सपोर्ट रहता है, तभी जाके हम जो है वो फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्ज़ाम करा पाते हैं। तो इस वक्त भी जो है वो पूरी तरह से ज़िला इंतज़ामिया इन्वॉल्व है। हर ज़िले की इंतज़ामिया जो है पूरी तरह से हमें अपना कोऑपरेशन दे रही है। लाइक हमको मजिस्ट्रेट्स डिप्लॉय करने हैं हर सेंटर पे, एवरी सेंटर, ठीक, या हमने ये सोचा है कि हर सेंटर पे वीडियोग्राफी होगी, एक वीडियोग्राफर डेडिकेटेड होगा हर सेंटर पे, ठीक, जो उस पूरे सेंटर की जो है वो वीडियोग्राफी करता रहेगा। ठीक, वो भी हमने रिक्वेस्ट की है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो हमें प्रोवाइड करके दें। बोर्ड विल मेक द पेमेंट्स एज पर द रेट्स विच आर इन्वोल्व, लेकिन उसमें भी हमें मदद, चूँकि ज़िला लेवल पे जो है वो वीडियोग्राफर्स मुहैया करना है, वो ज़िला इंतज़ामिया को हमने दरख्वास्त की है। इसी तरह से फ्लाइंग स्क्वाड्स कॉन्स्टिट्यूट करने हैं, वो भी हमें जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिलेंगे। सिमिलरली हमने इस बार जो है GAD को रिक्वेस्ट की कि आप हमें ऑब्जर्वर्स दीजिए, हर ज़िले के लिए एक ऑब्जर्वर लगा दीजिए, जिसका नंबर भी हम जो है वो सर्कुलेट कर देंगे, और जितने भी एस्पायरेंट्स कैंडिडेट्स हैं वो उनके साथ जो भी अगर उनका कोई ग्रीवांस होगा, कोई डिफ़िकल्टी होगी, तो उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। तो GAD ने मुझे खुशी है बताते हुए कि एक दिन के अंदर ही जो है वो ऑर्डर कर दिया है, कल ही वो ऑर्डर निकला है, हर ज़िले के लिए एक ऑब्जर्वर जो है एडिशनल DC को लगा दिया गया है। इसी तरह से हम सोच रहे हैं इस बार जो है जो इन्विजिलेशन का स्टाफ है, वो आपको पता होगा कि इलेक्शन में हम क्या करते हैं कि इलेक्शन में
किस सेंटर में कौन जाएगा, किस पोलिंग स्टेशन पे कौन जाएगा, किसी को खबर नहीं होती है। वो एक रैंडमाइजेशन के प्रोसेस से सॉफ्टवेयर जो है वो एक लिस्ट जनरेट करता है और बाद में जो है वो सेंटर अलॉटमेंट या पोलिंग स्टेशन अलॉटमेंट होता है। सो वी आर थिंकिंग ऑन दोज लाइंस कि हम जो एग्जामिनेशन का स्टाफ लगेगा सेंटर पे, उनको पता नहीं होना चाहिए कि मुझे किस सेंटर में जाना है। ठीक, वो हम उनको बिल्कुल लास्ट आवर में बताएंगे जाने से पहले कि आपको ए सेंटर, बी सेंटर या एक्स सेंटर में जाना है। ठीक, तो वो भी एक ट्रांसपेरेंसी की तरफ जो है एक कदम है कि हम चाहते हैं कि जो है वो पूरा एग्ज़ाम जो है वो न सिर्फ कि ट्रांसपेरेंट हो बल्कि ये सबको दिखे कि ये ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है। तो जो मैंने मेजर्स लिस्ट आउट किए हैं ये हम सारे करने जा रहे हैं। इसके अलावा डीसी साहिबान को भी हमने रिक्वेस्ट की है, सारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जो है वो इंस्ट्रक्शंस पास ऑन कर दी है ड्यूकाम के ज़रिए से कि वो पूरा बोर्ड के इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने में खुद भी जो है वहाँ पे एक्टिव रहे, क्योंकि बोर्ड के पास इतनी मैन पावर नहीं है कि हम हर जगह जो है अपने लोगों को बिठाएं। लेकिन हमारे बोर्ड की तरफ से भी एक ऑफिसर जो है हर ज़िले में रहेगा। ठीक, वो भी वहाँ पे जो है वो मॉनिटरिंग के लिए अपना जो भी उनका रोल होगा वो अदा करेंगे। तो इस तरह से एक मल्टी लेयर्ड एक स्ट्रेटजी बनाई गई है कि हम जो है वो इस एग्ज़ाम को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और स्मूथ तरीके से करें। जैसे आपने ट्रांसपेरेंसी की बात की, इसमें आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उस पैटर्न को लेकर एक तो ये समझना चाहूँगा कि पैटर्न एग्ज़ाम का क्या रहेगा, दूसरा ये कैसे इंश्योर किया जाएगा कि जो आपने ये OMR शीट की बात की कि इस बार आपकी OMR शीट जो है ट्रिपल लेयर होगी और उसमें से एक जो है आप घर ले जाएंगे। आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि क्या इस चीज़ को भी ध्यान में रखा गया है कि सर्कल करने में या जैसे पहले भी हुआ करता था कि आपने OMR शीट के कुछ खाने जो है वो खाली छोड़ दिए और उसके बाद जो है वो भरे जाते थे, तो इस प्रोबेबिलिटी को कैसे ख़त्म किया जाएगा और इनकी जो इन्विजिलेशन होगी, जिसको जो चेकिंग होगी इनकी, ये क्या मैनुअल होगी या ये ऑटोमेटिक होगी, कंप्यूटराइज्ड होगी, और कितने दिन में आप रिजल्ट निकालेंगे इस पंचायत? देखिए, आपने जो बात कही है ये हमारी नोटिस में अभी तक ये ऐसी बात नहीं आई है कि कहीं पे किसी ने जो है बबल नहीं किया है और बाद में जो है कर दिया है। तो अगर कोई ऐसी शिकायत आपके पास है तो उसको ज़रूर मेरी नोटिस में ले आइए, हम आज भी जो है उसको इंक्वायर करेंगे। लेकिन जहाँ तक इस एग्ज़ाम की बात है जो होने जा रहा है, देखिए ट्रिप्लिकेट इसीलिए हमने दिया है कि बच्चा जो है वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड होना चाहिए कि जो मैंने किया वो मुझे पता है। ठीक, और वो चूंकि मैं ये कह रहा हूँ कि हम 24 घंटे के अंदर ही आंसर की भी अपलोड कर देंगे, तो वो कंपेयर करेगा आंसर की के साथ कि कितना मैंने स्कोर किया है। चलिए ठीक। सो इसमें तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी कोई, क्योंकि अगर हमारे रिकॉर्ड, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हमारे रिकॉर्ड में अगर फ़र्ज़ कीजिए हाइपोथेटिकली हम एस्यूम करते हैं कि हमारे रिकॉर्ड में कहीं उसमें जो है बाद में कुछ कोई करे, कोई टेम्परिंग करे, लेकिन बच्चे का अपना तो होगा, बिल्कुल उसे पता होगा कि मैंने क्या किया, पता लगेगा ना। वी कैन कंपेयर द टू एनी टाइम। अच्छा, तो ये आप मैनुअल चेकिंग कर रहे हैं या इसमें ऑटोमेटिक? ये तो मैनुअल तो नहीं होगा, ये कंप्यूटराइज स्कैनिंग होगी और उसके बाद जो है वो मार्किंग होगी। तो और कितने दिनों में रिजल्ट निकालने का आपने मतलब? देखिए, मैं तो अभी कोई टाइमलाइन तो नहीं देना चाहूँगा, लेकिन इतना मैं बता दूं कि जिस तेज़ी से हम एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं, हमारी ये कोशिश है कि ये मोमेंटम जो है बना रहे और इससे भी ज़्यादा तेज़ी आगे आए और रिजल्ट भी जो है वो हम जल्दी निकालेंगे। अच्छा, उसके बाद क्लास 4 मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ। क्लास 4 वैकेंसीज़ को लेकर आपसे जानना चाहूँगा कि क्लास 4 वैकेंसीज़ के लिए अभी तक टोटल आपके पास एप्लीकेशंस कितनी आई हैं और किस पैमाने पर उसकी तैयारियां हैं और कब तक इम्तिहान की पॉसिबिलिटी है? देखिए, क्लास 4 जो है वो इससे भी बड़ा एग्ज़ाम होगा, वो 4 लाख प्लस कैंडिडेट्स हैं और वो वैकेंसीज जो है वो 8,575 8,500 के करीब वैकेंसीज हैं। तो वो तो इससे भी बड़े स्केल का एग्ज़ाम होगा। तो हमारी ये कोशिश है कि हम उसको भी जल्दी करें। हमारी सारी टीम जो है SSB की वो लगी है इस वक्त तैयारियों में। मे बी अगले कुछ ही दिनों में हम जो है वो उसकी डेट का अनाउंसमेंट का जो है वो क्या करना है उसके लिए बोर्ड की मीटिंग बुला के बैठेंगे और तय कर लेंगे कि हमें कब करना है। मैंने पहले ही गुजारिश की कि हमारी ये कोशिश है कि सारे एग्जामिनेशन जो है वो फास्ट ट्रैक बेसिस पे हो। कुछ जो है वो पुराने एग्ज़ाम्स जो कि डिफरेंट स्टेजेस पे थे, आपकी जानकारी में ये बात होगी कि गवर्नमेंट ने ऐसी काफ़ी वैकेंसीज विड्रॉ भी की। वो ऐसी वैकेंसीज थी कि जिनका अभी तक एडवर्टीजमेंट नहीं निकला था या कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था। लेकिन बहुत सी ऐसी वैकेंसीज हैं
कि और वो जो पुराना SRO था, SRO 202, वो उस SRO के तहत वो वैकेंसीज रेफर हुई थी। तो जो उस SRO के तहत रेफर नहीं हुई है और जिनका एग्ज़ाम कोई ना कोई स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन हो चुका है, लाइक कहीं पे हमको स्टेनोग्राफी का एग्ज़ाम करना है और टाइप टेस्ट भी लेना है, तो दो में से एक पार्ट हमने कर लिया है। तो ऐसी भी कई हमारे पास जो है पेंडिंग सिलेक्शंस हैं जो कि कोविड-19 की वजह से हमने पहले एक टेंटेटिव कैलेंडर अप्रैल के लिए निकाला था, लेकिन वो सब जो है वो बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड अदर रीजंस वो हमको फिर डेफर करना पड़ा। तो अभी वो भी हम शेड्यूल करने जा रहे हैं इमीडिएटली इसके साथ साथ ही। तो जो पुरानी वैकेंसीज हैं उनको भी फिल करेंगे और जो नई रेफर हो रही है उनको भी जो है वो हम करने जा रहे हैं। इसी तरह से जो मैंने आपसे जिक्र किया कि 4000 साढ़े 4000 वैकेंसीज हमारे पास और आ चुकी हैं, तो आइंदा आने वाले दिनों में उनके एडवर्टीजमेंट्स भी आप देखेंगे, वो शाया होंगे, पब्लिश होंगे हमारे प्रिंट मीडिया में, और उसके लिए भी जो है वो कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई करेंगे। खालिद साहब, जैसे आपने कहा कि पुरानी कुछ वैकेंसीज आपके पास है जिसमें एक स्टेज का कोई इम्तिहान हो चुका है, दूसरी स्टेज का बाकी है, उसके लिए भी जानना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि क्या उन वैकेंसीज में अगर SRO 202 के तहत वो आपको रेफर हुई थी, क्या अब जिस समय उसमें रिक्रूटमेंट होगी वो उसी SRO के तहत होगी या उस SRO के तहत नहीं बल्कि नए SRO के तहत? मैं क्लैरिफाई कर दूंगा, इसमें गवर्नमेंट ने रिसेंटली SO निकाल दिया है कि जो हमारे ऑन गोइंग सिलेक्शन प्रोसेसेस हैं, जो सेकंड स्टेज पे हैं या थर्ड, बिल्कुल एब्सोल्युटली आपने सही कहा, उन पर जो है जो नया अभी SO निकला है 184 185 शायद है, वो SO एप्लीकेबल होगा उन पर भी। ठीक, तो इसलिए वो पुराना जो 202 है उसके तहत अब हमारी कोई भी सिलेक्शन नहीं होगी। जितने भी कैंडिडेट्स आएंगे वो उसी नई जो हमारी अभी रिसेंट SO आया है, नए रूल्स हैं उनके तहत आएगा। सो बच्चों को जो है इस बारे में मुतमईन रहने की ज़रूरत है कि SRO 202 इज़ नाउ नॉन एग्जिस्टेंट, इट इज़ अ हिस्ट्री। अच्छा खालिद साहब, कुछ बच्चों की शिकायत है कि कई इलाकों में सेंटर ऐसी जगहों पर बनाए गए हैं जहां जो स्कूल का मालिक है या किसी इंस्टीट्यूशन का मालिक है उसका बच्चा उसी सेंटर में एग्ज़ाम दे रहा है। तो वो हो सकता है कि किसी गांव में हो या किसी इलाके में हो, और हो सकता है कुछ स्पेसिफिक जगहों पर ये शिकायत आई। और कई जगहों पर बच्चों ने ये भी गुजारिश की है कि जी जिस जगह सेंटर बनाया गया है वो इतनी फार ऑफ प्लेस है कि यहाँ पर नकल होने के बड़े चांसेस हैं, और गुजारिश ये की है कि मेहरबानी करके आप इंटरनेट जो है वो उन 3 घंटों के लिए बंद करवा दीजिएगा ताकि इम्तिहान जो है वो फ्री एंड फेयर हो जाए। मुझे लगता है ये उधमपुर और गांधरबल ज़िलों को लेकर बात कही जाए क्योंकि वहीं पे 4G है, बाकी जहाँ पर 2G है वहाँ पर भी बच्चे कह रहे हैं कि जी अगर ये 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए जिस एरिया में जो एग्जामिनेशन सेंटर हमारा है वहाँ पर इंटरनेट नहीं चलना चाहिए। तो इसको लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, एक तो आपने कहा कि कहीं पे स्कूल का जो स्कूल या किसी इंस्टीट्यूशन का मालिक है उसका बच्चा वहीं एग्जाम देखिए, चूंकि इस बार मैं एक चीज़ आपको क्लैरिफाई आपके ज़रिए से जो है वो ये व्यूअर्स जो है उनको पता लगना चाहिए कि इस बार प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को हमें मजबूरी में जो है वो रोपिन करना पड़ा है बिकॉज नंबर बहुत ज़्यादा एस्पायरेंट्स कैंडिडेट्स जो है बहुत ज़्यादा है। तो हमने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी जो है वो इसमें ड्राफ्ट किया है विद द कंसल्टेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रेस्पेक्टिव। तो कहीं पे एक जगह पे मेरी नोटिस में ये बात आई थी कि इंसिडेंटली जो है वो सेंटर जो है वो सेम मिला है किसी बच्चे को। वी हैव चेंज दैट। अच्छा, यू हैव चेंज दैट। और इस तरह की अगर और भी कोई, क्योंकि देखिए मैंने पहले ही कहा कि हमने सेंटर का एलोकेशन जो है दैट हैज नॉट बीन डन मैनुअली, दैट हैज बीन डन कंप्यूटर ने किया है। अब कौन कहाँ गया है वो हमें, इसीलिए तो अब हम उसको जो है वो जहाँ कंप्यूटर ने हमने डेटाबेस बना के डाल दिया तो उसमें जो है वो एलोकेशन हो गई ऑटोमेटिकली थ्रू अ सॉफ्टवेयर। अब जहाँ भी हमें लग रहा है कि उसको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है बिकॉज ऑफ सम रीज़न लाइक LOC है या फार ऑफ एरिया है, बिल्कुल कट ऑफ, जैसे टंगडार है तो बर्फ़ गिरने का लोगों की शिकायत चांस है, तो या हमारे यहाँ जो IB का एरिया है उसके नज़दीक जो सेंटर्स हैं, तो अब हम उसको रिव्यू कर रहे हैं एंड वी आर चेंजिंग द सेंटर्स टू सूटेबल लोकेशंस। लेकिन मैं आपके ज़रिए से
ये कैंडिडेट्स या जनरल व्यूअर्स को ये अपील करना चाहूँगा कि अगर उनकी नोटिस में कहीं भी ऐसी बात है वो बोर्ड की नोटिस में इमीडिएटली ले आए ताकि हम उसमें बर वक्त कार्रवाई कर सकें। और एंड वी आर ओपन टू सजेशंस आइडियाज़ जहाँ से भी कैंडिडेट्स हमें या जनरल पब्लिक देना चाहे टू मेक द प्रोसेस मोर ट्रांसपेरेंट। हमारी तो ये एक कलेक्टिव एक जॉइंट एफर्ट है जिसमें हमें लोगों का और ख़ासकर कैंडिडेट्स का, नौजवानों का, यूथ का कोऑपरेशन बहुत ज़रूरत है सो दैट वी मेक दैट प्रोसेस मोर एंड मोर ट्रांसपेरेंट एंड मोर रिजल्ट ओरिएंटेड। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की बातें हमारी नोटिस में आएँ ताकि किसी भी तरह का कोई शक व शुबा ना रहे। लेकिन आपके पास वक्त बहुत थोड़ा है क्योंकि आज 29 है, 10 तारीख को आपने पेपर लेना है, तो ये एग्ज़ाम सेंटर्स चेंज करने में और ये बाकी रद्दोबदल करने में से कहीं परेशानी तो नहीं होगी इम्तिहान के ऐन इम्तिहान के वक्त बच्चों को? देखिए इसमें आपका जो कंसर्न है वो बहुत ही जेन्युइन है, तो इसमें हो सकता है कि कहीं पे हो, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि हम इसको वाइडली पब्लिसाइज करेंगे। आजकल सोशल मीडिया भी है, मैसेजेस भी हमारी तरफ से जाते हैं, कैंडिडेट्स को SMS जा रहा है कि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, दैट सर्विस वी आर प्रोवाइडिंग। और हम दोबारा से जहाँ कहीं भी चेंज होगा तो वो हम दोबारा से SMS भी उनको भेजेंगे। नंबर 2, हम जो है वो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन तीनों प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करेंगे और बच्चों तक जो है ये बात पहुंचाएंगे। वी विल फैसिलिटेट देम। ऐसा नहीं होगा आजकल के इंफॉर्मेशन के ज़माने में कि वी आर नॉट एबल टू इंटीमेट द कैंडिडेट कि आपके सेंटर में कोई तब्दीली हुई है। और दूसरा जो है वो एडमिट कार्ड जो है ये इम्पॉर्टेंट है कि हम एडमिट कार्ड जो है वो नए से जनरेट करने के लिए भी लिंक प्रोवाइड कर देंगे। अगर किसी का चेंज होगा तो हम जो है वो एडमिट कार्ड के लिए नया लिंक दे देंगे ताकि वो फ्रेश एडमिट कार्ड उसी सेंटर के नाम से अपना जो है वो ले लें। ठीक। जो और हमने ये किया है कि एक जगह से दूसरी जगह इंडिविजुअल केसेस को हम कंसिडर नहीं कर रहे। आप एन ब्लॉक हमने उठा लिया है, जैसे अगर LOC के नज़दीक इंस्टीट्यूशन है उसको सबको उठा लिया। सो एन ब्लॉक ही हम शिफ्ट कर रहे हैं। सो एन ब्लॉक ही हम नए एडमिट कार्ड्स जो है, तो पुराना एडमिट कार्ड जो है वो बेकार हो जाएगा क्योंकि उस जगह सेंटर ही नहीं होगा, तो उसका मिसयूज वगैरह का कोई चांस नहीं। इसमें गुजारिश थी कि अगर मान लीजिए आपका 10 तारीख को इम्तिहान है और इम्तिहान से कोई आपकी तरफ से नोटिफिकेशन निकले कि भाई इम्तिहान से 6 दिन पहले 4 तारीख को या 3 तारीख को मेहरबानी करके आप सभी लोग SSRB की वेबसाइट पर दोबारा लॉगिन करके अपने अपने सेंटर दोबारा से चेक करें, अपना अपना एडमिट कार्ड दोबारा से चेक करें ताकि आपको क्लियरली पता चले कि आपका सेंटर कहाँ पर हो। क्या आपको लगता है कि ये सजेशन मेरे जहन में अभी अच्छा सजेशन है और ये इसको करना चाहिए, इस पे क्या दिक्कत तो है? मुझे लगता है उसको पब्लिसाइज करने की भी जरूरत है। आसानी से कर सकते हैं, आपने अच्छा सजेशन दिया है, आई शुड थैंक यू। अच्छा, क्लास 4 की वैकेंसीज को लेकर टोटल एप्लीकेशंस आपके पास कितनी आई हैं? दूसरा, आपके पास 2 लाख से थोड़ा जायद कैंडिडेट इस इम्तिहान के लिए हैं पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए, तो जिसमें जो हम देख रहे थे आपकी वेबसाइट के ऊपर वो तो मुझे लगता है 6 लाख के ऊपर जो है फिगर चला गया है एप्लीकेशंस का। टोटल एप्लीकेशंस कितनी क्लास 4 की आपके पास हैं? 4,04,475। 4,04,475। तो इनका इम्तिहान खालिद साहब कैसे होगा? वो भी अच्छे से होगा, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। सेंटर बनाने की मैं बात कर रहा हूँ, जितनी इस वक्त आप ये सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन माध्यम या कोई और माध्यम जिससे कम से कम थोड़ा आसान हो जाए। आपने एक अच्छा एक क्लू दिया है। ये जो CBT एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जम्मू कश्मीर में हम कराते हैं ये, बट ये थोड़ा छोटे स्केल पे कराते हैं क्योंकि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है लैब्स का वो बड़ा कम अवेलेबल है। और अगर एग्ज़ाम कराना होगा तो फिर उसको बहुत लंबे अरसे तक, बहुत ड्यूरेशन लंबा चला जाएगा। कम बच्चे हैं से जो हमारे पास अभी यहाँ पे JNK में कैपेसिटी है वो करीब 700 के और 800 के बीच में है जो पर बैच हम करा सकते हैं। तो दिन में अगर 2-3 बैचेस भी कराए जाएं तो 2-2.5 हज़ार के करीब कैंडिडेट जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लंबा, तो वो बहुत लंबे ड्यूरेशन तक चलेगा। तो वो लेकिन ऐसी चीज़ है कि जिसको इंट्रोड्यूस करने की यहाँ ज़रूरत है। अगर चूँकि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी जो है वो लैब्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं, तो अगर वो लैब्स एस्टैब्लिश करें तो हम जो है वो यहाँ पे CBT एग्जाम्स बहुत आसानी से करा सकते हैं। इनफैक्ट उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सकता है। खालिद साहब, कोविड-19 के चलते इतने, अभी मैं तो ये भी सोच रहा था कि आपका ये जो इम्तिहान है, इस इम्तिहान में भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखना, शहर में तो हो सकता है आप कर भी लें, लेकिन जब दूर दराज इलाकों में जहाँ सेंटर होंगे इम्तिहान के बाद
तमाम चीज़ों को इसकी असेसमेंट भी आपने की हुई है कि उन प्रोटोकॉल्स का कैसे ख्याल रखेंगे आप? देखिए, हमने इस बार जो है सेंटर्स की सीटिंग कैपेसिटी जो है वो कोविड प्रोटोकॉल को मद्देनज़र रखते हुए बनाई है। ठीक, वो सारी चीज़ें पहले से, वरना हमारी सीटिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाती, लगभग मैं डबल तो नहीं कहूँगा लेकिन 30-40% और बढ़ जाती अगर हम कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करते, अगर हम उनको इग्नोर करते। ठीक, तो डीसी साहिबान ने उसमें बड़ा ताउन दिया, उन्होंने जो है वो हमें विद कोविड प्रोटोकॉल्स और विदाउट कोविड प्रोटोकॉल्स दोनों तरह से अपना सीटिंग कैपेसिटी का असेसमेंट दिया है। तो हमारे पास वी हैव ट्राइड कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें ताकि एग्ज़ाम के साथ साथ जो है वो किसी की सेहत जो है वो उसको कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अच्छा शाफिक, मैं आपसे ये भी जानना था, क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि क्लास 4 के इम्तिहानात हो या किसी भी रिक्रूटमेंट को जब आप शुरू करें, आप मिनिमम नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स या कोई पहले ही क्राइटेरिया सेट करें कि जी 40% मार्क्स, 45% मार्क्स, कोई ऐसा क्राइटेरिया सेट किया जाए जिससे कम से कम जो इम्तिहान देने वाले बच्चे हैं उनकी तादाद कम हो। रेलवे का एक इम्तिहान होना था, आज लगभग उस रेलवे के इम्तिहान को 3 साल हो गए, इम्तिहान नहीं ले पा रहे क्योंकि 1 करोड़ कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है। तो आपसे ये जानना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर जैसी छोटी सी यूनियन टेरिटरी में जब आपको 4-4.5 लाख लोगों को एग्जाम कराना पड़ेगा, उसके बाद कोविड का प्रोटोकॉल भी ध्यान में रखना है, उसके बाद आपको फेयर भी कराना है, उसके बाद आपको ये भी इंश्योर करना है कि नकल ना हो, उसके बाद ये भी इंश्योर करना है किसी किस्म की कोई बेज़ाब्तगी ना हो, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये कि सारी चीज़ें आपने कर ली, उसके बाद लिटिगेशन ना हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर में SSB हो या PSC हो, इम्तिहान हो गया, सब कुछ हो गया, फिर लिटिगेशन में जो है सालों निकल जाते हैं। तो ये मैं आपसे जानना चाहता था कि इसको लेकर कोई जहन में ऐसी चीज़ आ रही है अभी? देखिए, हम इस पे सोच रहे हैं, ये जो आपके कंसर्न है ये हमारे भी कंसर्न है, बिकॉज प्रैक्टिकली तो हमको इसको इम्प्लीमेंट करना है जी। तो हम इन सारी चीज़ों को इस पे गौर कर रहे हैं और अप्रोप्रिएट टाइम पे एक सही फैसला लेके जो हमारे यहाँ के सर्कमस्टांसेस को मद्देनज़र रखते हुए और बच्चों की कन्वीनियंस को देखते हुए किस तरह से एग्ज़ाम कराना है, तो वो अप्रोप्रिएट टाइम पे हम बता देंगे। लिटिगेशन के बहुत सारे मामला हैं खालिद साहब, आप आए होंगे, आपने देखा होगा कि दुनिया भर की फाइलें आपके पास रोज़ आती होंगी कि अभी भी मामले लिटिगेशन में हैं। बच्चे सिलेक्ट जो हैं वो 2016 में हुए, 2020 हो गए, अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। तो क्या उन मामलों में कोई तेज़ी देखने को हमें मिलेगी? देखिए, हमारा जहाँ तक SSB का ताल्लुक है, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जब से मैंने संभाला है, हमारी ये कोशिश एफर्ट है कि कोर्ट केसेस को जो है वो परस्यू किया जाए, मतलब उनको ठीक तरह से फॉलो अप किया जाए कोर्ट में, और उसमें हमारा काम होता है ऑब्जेक्शन भरना टाइमली, या फिर जिस दिन हेयरिंग हो उस वक्त हमारे जो काउंसिल साहब हैं वो वहाँ पे मौजूद रहे। दीज आर द स्टेप्स वी आर टेकिंग। और क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब ऑब्जेक्शन नहीं भरे जाते हैं तो केस जो है वो फिर आर्ग्यूमेंट के लिए लिस्ट नहीं हो पाता है। सो वी आर ट्राइंग कि हम तेज़ी से करें। और दूसरा, अब सारे मामले जो है वो ट्रांसफ़र हो गए हैं कैट को, ठीक, तो वहाँ पे वैसे भी वक्त कम लग रहा है जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो है खाली सर्विस रिलेटेड केसेस हैं। तो आगे जो है मुझे लगता है कि हमारी अपनी जो वर्किंग है उसमें थोड़ी सी तेज़ी ला के, और कैट की जो जनरल वर्किंग है, तो वो सारी चीज़ें मतलब मिला के मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। आखिर में खालिद साहब, आपने जब से आप चेयरमैन SSB लगे हैं, अक्सर यहाँ ये हुआ कि निज़ाम बदलने के बारे में लोग कम सोचते हैं और सिर्फ वो पेरिफेरल जो भाई मेरा टेन्योर है ये ठीक निकलना चाहिए, निज़ाम बदले या ना बदले, मेरे टाइम में जो है काम ठीक हो जाना चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, क्योंकि SSB जो है हमेशा शकूक व शुबहात के घेरे में रही है, सवालात खड़े हुए हैं SSB की सिलेक्शन प्रोसेसेस के ऊपर, लिटिगेशन में लोग चले गए हैं, सालों वहाँ लग गए हैं। और एक और चीज़ जो पब्लिक में आ रही वो ये आ रहा है कि कुछ लोग जो हैं फ़ोन पे कह रहे हैं जी आप एक काम कीजिए, इतने पैसे मुझे दे दीजिए, मैं सिलेक्शन करा दूंगा, फलां जगह मुझे ये कर दीजिए, मैं आपकी सिलेक्शन करा दूंगा। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर आप क्या समझते हैं कि कितना मुमकिन हो पाएगा आपके लिए कि आप वो स्टैंडर्ड, वो प्रोटोकॉल्स सेट करके चले जाएं कि जिस वक्त आप चेयरमैन SSB ना भी हों तो कोई भी आदमी जो आपके बाद आता है उसके लिए उस प्रोटोकॉल से बाहर जाना, उन गाइडलाइन से बाहर जाना मुमकिन ना हो, और तमाम चीज़ें जो हैं वो कंप्यूटराइज्ड हों, तमाम चीज़ें ऐसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरह कंट्रोवर्सी का शिकार कम हो? ये आपसे जानना चाहूँगा। और दूसरा ये बड़ा अहम, अगर इसका पहले ही जवाब दे दें कि जो ये लोगों के बीच में अफवाहें जा रही हैं कि जी आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपकी सिलेक्शन करा दूंगा, ये कर दीजिए, मैं आपकी सिलेक्शन करा दूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर के लोग कुछ मुलविस हों, वो इस तरह की चीज़ें बाहर कर रहे हों, क्लरिकल स्टाफ में से लोग हों वो ऐसी चीज़ें कर रहे हों? जुनैद साहब, ये सवाल जो है ये बहुत ही अहम है जहाँ तक हमारे एग्ज़ाम की इंटेग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी का सवाल है।
देखिए, अगर किसी के पास कोई भी शिकायत आ रही है किसी कैंडिडेट एस्पायरेंट के पास, तो उनको फ़ौरन हमारी नोटिस में लाना चाहिए। ठीक, मैं आपसे भी दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपकी नोटिस में कोई ऐसी बात आती है, इट शुड बी ब्रॉट टू अवर नोटिस इमीडिएटली, क्योंकि हम एग्ज़ाम हम करा रहे हैं, तो हमारे एग्ज़ाम के नाम पे जो है वो किसी तरह का कोई बाहर जो कोई है दुकान चले वो अब चलने नहीं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसा हम बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस। और दूसरा, मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो ये कि हमारा जो क्लरिकल स्टाफ या हमारे स्टाफ के लोग जो हैं, उनका इस कॉन्फिडेंशियल एक्टिविटी के साथ कोई भी लेना देना नहीं, उनको इसके बारे में कोई पता नहीं है। ये हमारे तो ये लोग ध्यान से सुनने, बोर्ड के लोगों को इसके बारे में कि एग्ज़ाम का पेपर मटेरियल जो है वो कहाँ से आया, कहाँ गया, कब ट्रांसपोर्ट होगा, कब नहीं होगा, वो बहुत ही कम जानकारी होती है हमारे लोगों को। और दूसरा जो है वो, अगर इसके बावजूद भी किसी को कोई कहीं से भी अप्रोच करता है, तो वो सिर्फ धोखा दे रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो मुझे लगता है कि किसी क्रिमिनल इंटेंशन के साथ, किसी बहुत ही गलत इरादे से, किसी को मिसलीड करने के लिए, उससे कोई गलत बेनिफिट उठाने के लिए सारी चीज़ें कर रहा है। ठीक, तो कैंडिडेट्स को इस तरह के किसी भी ट्रैप में नहीं आना चाहिए। उनको किसी भी अफवाह या किसी भी टाउट, सो कॉल्ड टाउट, कि झांसे में नहीं आना चाहिए कि कोई कहे कि हम नौकरी लगवा देंगे। मैंने पहले ही गुजारिश की है कि हमारा तो एक तरफ से बच्चे के पास अपना OMR शीट होगा, दूसरी तरफ आंसर की होगी, तो इस पे कौन क्या कर सकता है? मुमकिन ही कुछ नहीं है, पॉसिबल नहीं है। नंबर दूसरी बात कि किसी को भी कोई एक्सेस नहीं है कॉन्फिडेंशियल मटेरियल तक। वो जो है उसका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है बना, वो उसी प्रोटोकॉल के मुताबिक यहाँ हेडक्वार्टर्स पे पहुँचेगा, जम्मू और श्रीनगर, फिर वहाँ से ज़िलों में जाएगा। कैसे जाएगा वो एक बाज़ाब्ता सिक्योरिटी का बंदोबस्त है, और प्रॉपर जो है वो एक प्रोसीजर के तहत पूरी SOP फॉलो करके जाएगा। और उसकी सीलिंग कब खोलनी है, क्या खोलना है, वो सब जो है वो किसी को जानकारी नहीं है उसके बारे में, उसका एक अपना प्रोसेस है। तो बच्चों को जो है बिल्कुल मुतमईन रहना चाहिए। मैं तो कैंडिडेट से दरख्वास्त करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाएं मेहनत पे, और ये जो कुछ दिन बचे हैं उनके पास, उनको जो है वो उसमें ज़्यादा लगाना चाहिए, ताकि वो एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर सकें। दूसरे जो मैंने खालिद साहब कहा कि निज़ाम, क्या नज़्म जो है वो अंदर, उस पर आने वाला था। देखिए, सिस्टम्स और प्रोसेसेस की अपग्रेडेशन जो है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक, आपने भी ये ऑब्जर्व किया होगा कि पहले ज़माने में, एक ज़माने में मैनुअल प्रोसेस होता था सारा। आप एप्लीकेशन फॉर्म दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, फिर कहीं किसी का एप्लीकेशन फॉर्म मिसप्लेस होता है, कहीं किसी का डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो रहा है। तो आज तो देखिए वो बात तो है नहीं। इस वक्त तो हम ऑनलाइन एप्लीकेशन ले रहे हैं, बच्चा जो है घर बैठ के ही जो है अपना फॉर्म भर रहा है, और पेमेंट भी वहीं से कर रहा है। ऑनलाइन गेटवे हमने जो है JK बैंक के साथ और HDFC के साथ जो है वो टाई अप किया था इस बारे में। तो कहीं कोई चेक बनाने की, ड्राफ्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर में बैठे बैठे जो है बच्चा अप्लाई कर रहा है। इसी तरह से एग्ज़ाम्स हमारे जो हैं वो ट्रिपलेट वाला सिलसिला अब हमने फ़िलहाल जो है इसमें OMR में ट्रिप्लिकेट कर दिया। सिमिलरली आगे जो है हम सोच रहे हैं कि जो अभी बात हम कर रहे थे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ही करें, तो वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे मुझे यकीन है कि यहाँ भी एंटरप्रेन्योर्स तो काफ़ी हैं, हमारे नौजवान भी खासकर, जो इस तरह की एक्टिविटी आगे टेकअप करेंगे। क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है या बाकी स्टेट्स यूटीज़ की जो रिक्रूटिंग एजेंसीज़ हैं वो तभी करा पाती हैं कि वहाँ पे कंप्यूटर्स अवेलेबल होते हैं, वहाँ लैब्स बड़ी बड़ी होती हैं, तो वहाँ आसानी से ये प्रोसेसेस होते हैं। लेकिन हम भी ये चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो है वो हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस हों, ताकि उसमें जो है वो बहुत कम गुंजाइश रहती है ह्यूमन इंटरफेस की, और वो कंप्यूटराइज सारा जो है वो चाहे एग्ज़ाम लिखना हो या फिर उसकी वैल्यूएशन हो, वो सब ऑनलाइन होता है। तो उससे जो है वो सारा इलेक्ट्रॉनिकली करने से जो है वो बहुत ज़्यादा और ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो आगे हमारा जो अगला स्टेप है, जो मैंने बोर्ड के लिए सोचा है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ही कराए जाएंगे। ये OMR वाला जो एग्ज़ाम है इसको हम आहिस्ता आहिस्ता जो है विल फेज इट आउट। बिल्कुल। अब एक सवाल था बिल्कुल आखिर में मुझे जहन में आ गया, आपसे ज़रूर पूछूंगा,
एग्ज़ाम कैलेंडर को लेकर सरकार ने बड़ी कोशिशें की, जीएडी ने बार बार ऑर्डर निकाले और कह दिया गया डिपार्टमेंटों को कि इस तारीख तक जो है आपने अपनी सारी वैकेंसीज जो हैं एसएसबी और पीएससी को रेफ़र करनी है। लेकिन अमूमन ये नहीं होता। क्या खालिद साहब आप इस पर फोकस करेंगे कि मार्च के महीने में ही बच्चों को ये पता हो कि इस पूरे साल में कब कौन सा इम्तिहान होने वाला है और उसी डेट को उसी टाइम पर वो इम्तिहान हो, हालात की वजह से अगर डेट बदलनी पड़े मगर एक कैलेंडर बना हुआ हो, आपके पास वैकेंसीज जो हैं वो टाइमली रेफर हो। मैं आपकी बात से पूरा मुत्तफिक हूँ। कैंडिडेट्स को जो है वो कैलेंडर पता होना चाहिए, वो सर्टिनिटी के साथ, प्रिडिक्टेबिलिटी के साथ तैयारी करें, क्योंकि बच्चों को आजकल जो है वो मल्टीपल एग्जाम्स फेस करने पड़ते हैं और ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिटिवनेस बहुत बढ़ गई है, तो उन पर स्ट्रेस बहुत रहता है। और आपका ये पॉइंट बहुत ही वैलिड है। तो मैंने आते ही जो है वो पहले ही कैलेंडर निकाला था जब मैं आया था। हाँ बिल्कुल, वो आपकी वेबसाइट पर आ गया था। तो कि हम आगे क्या क्या एग्जाम करने जा रहे हैं, वो इसीलिए कि बच्चों को एडवांस में पता रहे कि हमारे इस अगले 4-6 महीने में, 5 महीने में, 8 महीने कौन से कितने एग्जाम्स हैं। तो ये पॉइंट वेल टेकन। आगे भी मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जिस तरह वैकेंसीज़ का रेफरल जो है वो गवर्नमेंट की बहुत ही एक काबिल सताइश कदम है कि वो टाइम बाउंड हो जाए। तो हमारा भी उससे जो है, क्योंकि उसी से लिंक्ड हमारा भी है, अगर रेफरल टाइम बाउंड होगा तो हम भी जो है वो एग्ज़ाम्स का कैलेंडर, हमें पता होगा कि हमारे साल के इस महीने में वैकेंसीज आनी है और हम भी अपने एग्ज़ाम्स जो है वो किस महीने में शेड्यूल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में दिस विल गेट स्ट्रीमलाइंड, ये काफ़ी हद तक स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन खालिद जहांगीर। आपने तमाम चीज़ें, जितने सवालात आपके थे, हमने तमाम सवालात आपसे पूछे, लेकिन बहुत बड़ा कदम जो एसएसबी उठाने जा रहा है वो ये है कि अब जो आपकी OMR शीट होगी उसका एक हिस्सा आप घर लेकर जाएंगे और आपको 24 घंटे के अंदर अंदर ये पता चलेगा कि आपके मार्क्स कितने हैं। तो बेईमानी का, चोरी का, या ये बात जो आप तक पहुंचाई जा रही है कि जी हम मैनेज करेंगे आपकी सिलेक्शन, वो मैनेजमेंट वाला सिलसिला मुकम्मल तौर पर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का क्लेम है कि उसको बंद कर दिया गया है। और जो आपने सुन लिया कि एक शीट जब आपके पास होगी तो चोरी के और बेईमानी के चांसेस बहुत कम हैं। तो कोशिश करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन क्या कर रहा है वो भी आप तक पहुंचाएं। दीजिए इजाज़त, आदाब।